ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 19 में आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड ग्राउंड वाटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अपना वेदरिंग का कॉन्सेप्ट जो है सब टॉपिक है उसको कवर करेंगे, देखेंगे वेदरिंग क्या होती है। देन अगले लेक्चर में हम मास मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, देन ग्राउंड वाटर के बारे में देखेंगे। क्लियर है? फर्स्ट हम देखते हैं वेदरिंग क्या होती है, किस फिनोमिना को वेदरिंग बोला जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा गया है वेदर और आईएनजी, वेदरिंग लिखा गया है। तो इसका मतलब ये दो वर्ड से मिलके बना है, वेदर प्लस आईएनजी। क्लियर है? वेदर तो हमें पता है कि किस चीज को बोला जाता है। वेदर कोई भी क्लाइमेटिक फिनोमिना होता है उसको बोला जाता है, उसी को बोला जाता है वेदर। ठीक है, बट यहाँ पे जो वेदर है ये डिफरेंट है इस वेदर से। ऑल्दो यहाँ पे क्लाइमेट का रोल रहेगा, बट ये वेदर जो है या ये वेदरिंग जो है वो क्लाइमेट से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे वेदरिंग का मतलब है अपक्षय। अगर जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने अपक्षय पढ़ा होगा कि अपक्षय क्या होता है। तो वेदरिंग जो है दैट इज टोटली डिफरेंट फिनोमिना फ्रॉम दिस क्लाइमेटिक वन। क्लियर है? अब देखते हैं वेदरिंग क्या होती है। वेदरिंग जो है उसके अंदर आपने दो चीजें याद रखनी है। वेदरिंग के अंदर होगी ब्रेकिंग, कोई भी चीज ब्रेक होगी या डिसॉल्व होगी, कोई भी चीज ब्रेक होगी या डिसॉल्व होगी वेदरिंग के फिनोमिना के अंदर। अब होता क्या है वेदरिंग में, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मटेरियल है आपके पास, कोई भी मटेरियल है, कोई भी सॉलिड मटेरियल हो सकता है। क्लियर है? अब होता क्या है कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो गया और हो जाएगा डिसॉल्व, देन हो जाएगा डिसॉल्व। तो इस फिनोमिना को बोला जाता है वेदरिंग, इस फिनोमिना को बोला जाता है वेदरिंग। क्लियर है? अब ये जो सॉलिड मटेरियल है ये कोई भी रॉक हो सकती है, कोई भी वुडन सरफेस हो सकता है, कोई भी वुडन सरफेस हो सकता है। और जो डिसॉल्व है, डिसॉल्व क्या हुआ, अब रॉक से जो थे, जब रॉक ब्रेक होगी तो मिनरल्स में ब्रेक हुई, तो अब डिसॉल्व क्या होंगे, मिनरल्स डिसॉल्व होंगे। और वुड के क्या, जो भी फाइबर्स होते हैं या फिर इसके अंदर जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स होंगे वो डिसॉल्व होंगे। क्लियर है? तो वेदरिंग के अंदर जो होता है टू स्टेप प्रोसेस है, फर्स्ट होती है ब्रेकिंग, देन होता है डिसोल्यूशन। क्लियर है? अब वेदरिंग की हम प्रोसेस देख लेते हैं कि वेदरिंग की प्रोसेस किस तरह से होती है। जो तो हमारा अर्थ क्रस्ट है, हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है, अर्थ के क्रस्ट के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि अर्थ की जो क्रस्ट है दैट इज हमारी टॉप मोस्ट लेयर जो होती है हमारी अर्थ की, उसको अर्थ का क्रस्ट बोला जाता है। अगर किसी को अर्थ क्रस्ट या अर्थ के इंटीरियर के बारे में या अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस लेक्चर को जाके सुन सकते हैं। फिर देखते हैं जो अर्थ की क्रस्ट है वो कॉन्स्टेंटली इज अंडरगोइंग जियोलॉजिकल चेंजेस कॉज्ड बाय इंटरनल फोर्सेस एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्सेस। इसका मतलब ये है, अब हमने वेदरिंग के बारे में पढ़ा था कि वेदरिंग में ब्रेकिंग होती है और हमारा होता है डिसोल्यूशन होता है। तो इसका मतलब है कि अर्थ का जो भी सरफेस है वो कॉन्टिन्यूसली चेंजेस उसमें हो रहे हैं, उसमें कॉन्टिन्यूसली चेंजेस हो रहे हैं, या तो इंटरनली हो रहे हैं या तो एक्सटर्नली हो रहे हैं। तो उस प्रोसेस को हम वेदरिंग बोलते हैं। जब हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है वो टोटली इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में उसके लैंडफॉर्म में चेंजेस हो रहे हैं, उसके लैंडफॉर्म में चेंजेस हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम वेदरिंग। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में कि कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से हमारे इंटरनल या हमारे एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल और चेंजेस के लिए। एक्सटर्नल जो हमारे अर्थ क्रस्ट के चेंजेस हैं, तो जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं, मतलब जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कौन सी प्रोसेसेस हैं जो अर्थ की मूवमेंट से रिलेटेड है। तो हमारे इंटरनल चेंजेस या हमारे एक्सटर्नल चेंजेस, इंटरनल चेंजेस को हम एंडोजेनिक भी बोलते हैं, जो हमारे इंटरनल चेंजेस हैं उनको हम एंडोजेनिक बोलेंगे, और हमारे एक्सोजेनिक हैं वो हमारे एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं, वो हमारे एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं। अब इंटरनल चेंजेस में हमारे आते हैं स्लो मूवमेंट्स आते हैं और सडन मूवमेंट्स आते हैं। क्लियर है? अब स्लो मूवमेंट्स कौन से होते हैं? स्लो मूवमेंट्स वो होते हैं जो अगर हम बहुत ज्यादा मिलियन ऑफ ईयर्स ले तब वो चेंजेस हम नोटिस कर सकते हैं। तो उन स्लो मूवमेंट्स में कौन कौन से आते हैं? कॉन्टिनेंट बिल्डिंग आता है और माउंटेन बिल्डिंग आता है। मतलब कॉन्टिनेंट्स जो हमारे फॉर्म हुए या माउंटेन्स जो फॉर्म होते हैं वो हमारे स्लो मूवमेंट्स के अंदर आते हैं। अब कॉन्टिनेंटल मूवमेंट्स हमारे अपवर्ड भी हो सकते हैं, डाउनवर्ड भी हो सकते हैं। क्लियर है? और हमारे जो माउंटेन फॉर्मिंग प्रोसेसेस है वो भी हमारे कंप्रेशन से या फिर हमारे टेंशन से बनते हैं। कंप्रेशन से मोस्टली हमारे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं और टेंशन से हमारे
फॉल्ट माउंटेन्स बनते हैं। क्लियर है? ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है एंडोजेनिक फोर्सेस वाला, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में कवर करा चुकी हूँ, इसलिए मैंने फटाफट इसको कवर किया है। तो नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं हमारे एक्सोजेनिक प्रोसेसेस कौन से होते हैं जिसकी वजह से हमारे जियोमॉर्फिक चेंजेस आते हैं या जियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस में आता है वेदरिंग। तो हमारा जो वेदरिंग का फिनोमिना है जो आज हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं वो हमारा एक्सोजेनिक फोर्सेस के अंदर आता है। क्लियर है? तो जो हमारी वेदरिंग की प्रोसेस है वो कितने टाइप की होती है? वो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है फिजिकल, देन होती है केमिकल, देन होती है बायोलॉजिकल। इरोजन जो है हमारी एक्सोजेनिक फोर्सेस है, उसमें आता है मेन जो एजेंट है वो है रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, वेव्स एंड करंट्स और विंड्स आती हैं। और डिपोजिशन जो है ये भी हमारा एक्सोजेनिक फिनोमिना है, इसमें रनिंग वाटर आता है, ग्राउंड वाटर आता है, ग्लेशियर्स आते हैं, वेव्स एंड करंट्स आते हैं और विंड्स आती हैं। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक के बारे में कवर कराया था कि एंडोजेनिक प्रोसेसेस और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस क्या होती हैं, बट थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे भी एक ओवरव्यू दे देती हूँ इनके बारे में। एंडोजेनिक प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती हैं जो हमारे अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में लगती हैं, मतलब अर्थ के क्रस्ट के अंदर, या तो मेंटल में वो एक्ट करेंगी या तो वो करेंगी कोर में या लोअर पोर्शन ऑफ क्रस्ट में जो है वो एक्ट करेंगी। क्लियर है? और इस तरह से जो हमारी एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं वो करती हैं हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर एक्ट, वो हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर एक्ट करती हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेन्यूडेशन के बारे में। डेन्यूडेशन क्या होती है? डेन्यूडेशन को खंडित भी कहा जाता है। तो खंडित हमें पता है, खंडित मतलब होता है कोई भी चीज जो अपनी प्योर फॉर्म में अब नहीं है, कोई भी चीज जो अपनी प्योर फॉर्म में नहीं है, मतलब वो इम्प्योर हो चुकी है, इम्प्योर हो चुकी है। या तो खंडित बोल देते हैं कोई भी चीज जब टूट जाती है, कोई भी चीज जब टूट जाती है तो हम बोलते हैं ये चीज खंडित हो गई है। क्लियर है? तो देखते हैं डेन्यूडेशन क्या होता है। वेदरिंग और जो हमारा इरोजन होता है, वेदरिंग और इरोजन ये दोनों के दोनों हमारे डेन्यूडेशन प्रोसेस के अंदर आते हैं। ये भी मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको कवर करा चुकी हूँ डेन्यूडेशन के बारे में। डेन्यूडेशन के अंदर हमारे वेदरिंग और इरोजन जो है ये दोनों चीजें आती हैं। और नेक्स्ट होती है चीज डिपोजिशन। क्लियर है? जो हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं वो डेन्यूडेशन और डिपोजिशन में कैरेक्टराइज्ड होते हैं, और डेन्यूडेशन के अंदर आता है हमारा वेदरिंग और इरोजन। क्लियर है? अब देख लेते हैं डेन्यूडेशन के बारे में। इसका मतलब होता है खंडित, मतलब कोई भी जो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है या कोई भी चीज जो टूट गई है थोड़ी सी, हम बोलते हैं खंडित हो गई है। इसी तरह से जब कोई सरफेस हमारा जो है ब्रेक हो जाता है या वो टूट जाता है, अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं रहता, तो हम बोल देते हैं कि उस पर्टिकुलर मटेरियल का जो है डेन्यूडेशन हुआ है। वेदरिंग के केस में भी हमने देखा, वेदरिंग के केस में मैंने आपको बोला दो चीजें होती हैं, फर्स्ट होती है ब्रेकिंग एंड देन होता है डिसोल्यूशन। तो इसका मतलब ब्रेकिंग हुई है तो कोई भी चीज खंडित हुई है, अपनी प्योर फॉर्म में नहीं रही है, तो वेदरिंग हमारा डेन्यूडेशन के अंदर आएगा। और इरोजन के केस में क्या होता है कि कोई भी सरफेस जब इरोड हो जाता है, कोई भी सरफेस जो है जब उसके ऊपर से मटीरियल जो है कोई भी विंड या एयर, विंड हो गई या वाटर हो गया अपने साथ लेके जाता है, तो हम बोलते हैं वो मटीरियल जो है वो इरोड हो गया है। तो जब वो इरोड हो गया तब वो भी खंडित हो गया है, तो वो भी खंडित हो गया है। तो इसी तरह हमारे डेन्यूडेशन के अंदर आते हैं वेदरिंग और इरोजन। ये आपको समझ में आ गया वेदरिंग और इरोजन क्यों हमारे डेन्यूडेशन के अंदर आते हैं? क्योंकि इन दोनों में जो है वो खंडन जो है वो हुआ है किसी चीज का। क्लियर है? अब देख लेते हैं डेन्यूडेशन के बारे में क्या लिखा है। द प्रोसेस ऑफ वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ causes a general lowering and leveling out of the surface। जब भी कोई भी सरफेस वेयर होता है, वेयर मतलब कोई भी सरफेस जो है टूटता है या उसके ऊपर वेयरिंग होती है, शेयर फोर्स जो है वो लगती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, या तो हमारे अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का सरफेस है उसकी जो ऑल्टीट्यूड है वो लोअर हो जाएगा, उसका जो ऑल्टीट्यूड है वो लोअर हो जाएगा, या तो फिर सरफेस जो है वो लेवल्ड हो जाता है, या तो वो सरफेस हमारा लेवल्ड हो जाता है। क्लियर है? ये जो हमारे डेन्यूडेशन की प्रोसेस है ये हमारी 4 फेजेस में अक्कर होती है। ये 4 फेजेस आपने याद रखने हैं। फर्स्ट है हमारी वेदरिंग। वेदरिंग के बारे में मैं आपको प्रीवियसली भी बता दिया था कि ब्रेकिंग होता है और डिसोल्यूशन होता है या डिसॉल्व होती है कोई भी चीज, यही होता है। इरोजन के केस में क्या होता है, जब ये ब्रेकिंग और डिसोल्यूशन हो गया है तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, तब कोई भी मटीरियल जो है उसको विंड या एयर अपने साथ बहाकर ले जाती है, उस सरफेस को इरोड कर देती है। तो इरोजन में मोस्टली जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, किसी भी चीज का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। देन आता है ट्रांसपोर्टेशन। जब कोई मटेरियल हमारा इरोड कर गया तो उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, मतलब उस मटेरियल का वन प्लेस से अदर प्लेस पे जो है मूवमेंट होता है।
देन हमारा डिपोजिशन होगा। जब मूवमेंट हमारा अकर हो गया तो कोई ना कोई ऐसी जगह तो होगी जहां पे वो मटेरियल जाके एकोमुलेट होगा, वहां पे एकोमुलेट होगा, जहां पे एकोमुलेट होता है वहां पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे डिपोजिशन हो गई है। क्लियर है? अब नेक्स्ट लास्ट में हमें एक नोट दिया गया है। नोट में क्या बोला गया है, दीज 4 फेसेस डिपेंड अपॉन द रिलीफ। ये जो चारों के चारों फेजेस हैं ये रिलीफ पे डिपेंड करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक पे डिपेंड करते हैं, रॉक की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेंगे, लोकल क्लाइमेट पे डिपेंड करेंगे और इंटरफेरेंस बाय ह्यूमन बीइंग्स पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट फॉर्म में देख लेते हैं कि रिलीफ क्या होता है। रिलीफ होता है कोई भी जगह की टोपोग्राफी, कि उसकी टोपोग्राफी कैसी है, या तो वो लेवल्ड है, या तो वहां पे माउंटेन्स है या हिल्स है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो रिलीफ पे डिपेंड करता है, रॉक की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अब रॉक की स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, इसका क्या मतलब है, रॉक की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, इसका मतलब ये है कि या तो वो सॉफ्ट रॉक होगी या तो वो हार्ड रॉक होगी। क्लियर है? अब सॉफ्ट रॉक्स जो होती हैं वो जल्दी ही इरोड हो जाती हैं या वेदर हो जाती हैं, और हार्ड रॉक्स हमारा बहुत ज्यादा टाइम लेती हैं इरोड होने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट है लोकल क्लाइमेट। लोकल क्लाइमेट कैसा है, ज्यादा बारिश पड़ रही है, ज्यादा धूप पड़ रही है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, ड्राई क्लाइमेट है, इसके ऊपर भी हमारी प्रोसेस जो है डेन्यूडेशन की वो डिपेंड करती है। देन इंटरफेरेंस बाय मैन, इसका मतलब क्या है, आपको पता है डिफॉरेस्टेशन जो है वो मेन रीजन है हमारे फ्लड्स के आने का। तो जब हमारे मैं आदमी जो होता है, जो ह्यूमन बीइंग होता है, नॉट मैन ओनली बट जो ह्यूमन बीइंग है, वो किसी भी सरफेस से पेड़ों को तोड़ ले या प्लांट्स को तोड़ ले तो वो सरफेस जो होती है थोड़ी नरम पड़ जाती है और इजिली जो है वहां पे इरोजन हो सकता है। इसलिए इंटरफेरेंस बाय मैन भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा डेन्यूडेशन हो सकता है। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वेदरिंग होती कैसे है। जिस तरह से प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि इरोजन के लिए जो मेन एजेंट है, मेन ड्राइवर जो है वो होती है हमारे वाटर होता है और हमारी विंड होती है। उसी तरह डेन्यूडेशन के लिए भी मेन जो एजेंट्स हैं, जो डेन्यूडेशन की प्रोसेस है वहां पे मेन एजेंट्स हमारे वाटर और विंड ही रहते हैं। तो वेदरिंग के लिए भी जो मेन एजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा हमारा वाटर, और हमारी विंड रिस्पॉन्सिबल होगी। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये एक माउंटेन सरफेस आपको दिखाया गया है, यहाँ पे वाटर जो है अकोमुलेट हुआ। ये वाटर अकोमुलेट कैसे हुआ, रेन की वजह से, रेन की वजह से अकोमुलेट हुआ। अब आपने देखा कि यहाँ पे रेन वाटर का जो लेवल था वो राइज होता गया। अब जब यहाँ पे धूप पड़ी या कुछ हुआ, धूप पड़ी, तो ये वाले एरिया में क्रैक्स डेवलप हो गए, ये वाले एरिया में क्रैक्स डेवलप हो गए, और एक क्रैक्स डेवलप होने की वजह से ये सरफेस जो था वो वीक हो गया, ये सरफेस जो था वो वीक हो गया, और धीरे धीरे जैसे जैसे ये वीक होगा तो ये नीचे की तरफ को गिर जाएगा, ये नीचे की तरफ को गिर जाएगा। क्लियर है? और इस तरह से हमारी होती है ब्रेकिंग। ये ब्रेकिंग हो गई हमारी, मटेरियल जो था वो ब्रेक हो गया, उसके बाद होगा हमारा डिसोल्यूशन, उसके बाद हमारा होगा डिसोल्यूशन। क्लियर है? तो ये वेदरिंग का एक फिनोमिना बताया गया है, और यहाँ पे जो मेन एजेंट है वेदरिंग का वो दिखाया गया है वाटर। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेदरिंग के बारे में। यहाँ पे हम जो है टाइप्स ऑफ वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो टाइप है, हमने फर्स्ट जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस था वहां पे देखा था कि 3 डिफरेंट टाइप की वेदरिंग होती है। फर्स्ट होती है हमारी केमिकल वेदरिंग, देन हमारी मैकेनिकल और फिजिकल, देन हमारी मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग होती है, देन हमारी बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे केमिकल वेदरिंग से। केमिकल वेदरिंग जो होती है, आपको पता है केमिकल को रासायनिक भी बोला जाता है। जब रासायनिक अपक्षय होता है उसको हम केमिकल वेदरिंग बोलेंगे। केमिकल वेदरिंग के जो मेन फिनोमिनाज हैं, जो केमिकल वेदरिंग के मेन फिनोमिनाज है वो है केमिकल्स, मतलब केमिकल फॉर्मेशन होती है और तब ये वेदरिंग जो है वो पूर्ण होती है। क्लियर है? अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि केमिकल वेदरिंग की प्रोसेस में क्या क्या होता है। तो केमिकल वेदरिंग के जो फिनोमिनाज हैं उनके क्या फीचर्स हैं। ये एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस है, ये बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है, एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, एंड ऑल्सो ग्रेजुअल प्रोसेस। ये होती किसकी वजह से, ड्यू टू एक्सपोजर टू एयर एंड वाटर एज दे कंटेन केमिकल एलिमेंट्स। अब आपको पता है हमारी एयर जो है पहले की तरह प्योर नहीं है, हमारा वाटर जो है पहले की तरह प्योर नहीं है। तो जब हमारा कोई भी सरफेस, कोई भी रॉकी सरफेस जो है एयर या वाटर के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पे होती है केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन का, रस्टिंग ऑफ आयरन का, वो हमारा केमिकल वेदरिंग के प्रोसेस के अंदर आता है। क्लियर है? रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये हमारा केमिकल वेदरिंग के अंदर जो है कवर होता है। क्लियर है? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया है। नेक्स्ट जो है, सच रिएक्शन में वीकन और इंटायरली डिसॉल्व द सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रॉक।
अब होता क्या है, आपने केमिस्ट्री में जो है एक चीज पढ़ी है कि कोई भी प्रोसेस जो हमारी होती है या तो कंप्लीट होती है या तो इनकम्प्लीट होती है। कंप्लीट प्रोसेस वो होती है जहाँ पे हमारा रिएक्टेंट जो होता है वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, और इनकम्प्लीट प्रोसेसेस वो होती है जहाँ पे रिएक्टेंट हमारा कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जहाँ पे हमारा रॉक का पर्टिकुलर कोई भी सब्सटेंस जो होगा कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा एंड दस लूजनिंग द अदर क्रिस्टल्स, और उसकी वजह से और जो क्रिस्टल्स लेटिस होते हैं वो हमारे लूजन अप हो जाएंगे और उसकी वजह से हमारा पूरा सरफेस जो है वो वीक पड़ जाएगा। क्लियर है? देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन सरफेस ऑफ द रॉक इज वेदर्ड सम ऑफ द मटेरियल व्हिच इज लूजन इज रिमूव्ड बाय द इरोजनल एजेंट्स। तो जब कोई भी सरफेस जो है रॉक वो हमारी वेदर हो गई है या हमारी टूट गई है तो उसका कोई जो मटेरियल है या तो लूजन हो जाएगा और किसी न किसी इरोजनल एजेंट के द्वारा उसको रिमूव कर दिया जाएगा। और इरोजनल एजेंट्स हमें पता है कौन कौन से होते हैं, या तो विंड होगा या तो रनिंग वाटर होगा। क्लियर है? बट समटाइम्स द इरोजनल मटेरियल स्टे ऑन इट्स प्लेस टू फॉर्म द सॉइल विच इज नोन एज रेगोलिथ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है रेगोलिथ। कभी कभी उन्होंने बोला कि मटेरियल जो है इरोजनल एजेंट्स जो है उनको अपने साथ बहा कर ले जाते हैं, बट समटाइम्स क्या होता है कि इरोजनल मटेरियल वहीं पे अपनी जगह पे रहता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ब्रेक हो के सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है और उस सॉइल को बोलते हैं हम रेगोलिथ। क्लियर है? यहाँ से इंपॉर्टेंट जो टेक अवे ये है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। फर्स्ट ये है कि केमिकल वेदरिंग जो है वो फास्ट प्रोसेस है या फिर स्लो प्रोसेस है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक स्लो प्रोसेस है। देन आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीट केमिस्ट्री में केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती है तो वहां पे हमारा रिएक्टेंट जो होता है टोटली कंज्यूम होकर प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, और जब हमारी इनकम्प्लीट प्रोसेस होती है तब हमारा रिएक्टेंट जो है कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होती है। देन आपको पता है वेदरिंग के बाद जो नया नेक्स्ट फिनोमिना होता है वो होता है इरोजन का। तो जब वेदरिंग हो गई है, कोई भी ब्रेकिंग या डिसोल्यूशन हो गया है, तो नेक्स्ट क्या होता है कि इरोजनल एजेंट्स उस वेदर्ड मटेरियल को अपने साथ या तो बहाकर ले जाएंगे, अगर वो अपने साथ बहाकर ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट होंगे और वहां पे सॉइल फॉर्मेशन करेंगे। बट अगर वो अपने साथ बहाकर नहीं लेके जाते हैं तो उसी प्लेस पे वो एकमुलेटेड रहते हैं जहां पे वेदरिंग हुई है, तो वहां पे सॉइल की फॉर्मेशन होती है और उस सॉइल को रेगोलिथ बोला जाता है। क्लियर है? अगर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाए जो रेगोलिथ जो है वो टाइप है किस चीज का, तो आपको पता होना चाहिए वो टाइप है एक सॉइल का। क्लियर है? ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियसली, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट आउट किया है इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे टाइप्स क्या हैं केमिकल वेदरिंग के। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है हमारा सॉल्यूशन, देन हमारा ऑक्सीडेशन, देन हमारा डिकम्पोजिशन बाय ऑर्गेनिक एसिड्स। क्लियर है? अब केमिकल प्रोसेसेस में आपने लैब में काम किया होगा, ठीक है? तो अगर आपने लैब में काम किया है तो आपको पता है सॉल्यूशन हमारे किस तरह से बनते हैं। हम केमिकल 1 लेंगे, केमिकल 2 लेंगे, उनको मिलाते हैं तो हमारा सॉल्यूशन फॉर्म होता है। क्लियर है? अब जब दो केमिकल्स को हम मिलाएंगे तो दो केमिकल के बीच में एक केमिकल प्रोसेस भी होगी, केमिकल प्रोसेस होती है। तो जब वो केमिकल प्रोसेस होगी तो हमारा सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह केमिकल वेदरिंग के अंदर भी हमारे सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा जब दो डिफरेंट केमिकल्स जो है एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कोई भी सरफेस जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन हुई। आपने ये बहुत बार पढ़ा होगा कि जब ऑक्सीजन जो होता है उसकी प्रेजेंस में ही हमारे बर्निंग होती है, उसकी प्रेजेंस में ही बर्निंग होती है। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो होगी वो किसी भी सरफेस को ऑक्सीडाइज करेगी और ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेगी, और ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेगी और सरफेस को वेदर करेगी या उसको इरोड करेगी। क्लियर है? नेक्स्ट होता है डिकम्पोजिशन बाय द ऑर्गेनिक एसिड्स। मतलब अगर एसिड्स हैं तो एसिड्स आपको पता है पीएच उनकी 7 से कम होती है, 7 से कम होती है उनकी पीएच। तो उनका काम क्या होता है कि किसी भी सरफेस को, एसिडिक है तो किसी भी सरफेस को वो इरोड करेगा ही करेगा, उस सरफेस को वीकन अप करेगा। क्लियर है? तो डिकम्पोजिशन अगर ऑर्गेनिक, यहाँ पे ऑर्गेनिक लिखा है, ऑर्गेनिक एसिड्स मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स की वजह से जो होगी, बायोटिक कंपोनेंट्स की वजह से जो डिकम्पोजिशन होगी वो भी हमारी केमिकल वेदरिंग के अंदर आती है। अब देखते हैं सोल्यूशन क्या होता है। फर्स्ट सोल्यूशन को कवर करेंगे। तो मैनी मिनरल्स आर डिसॉल्व्ड बाय वाटर। बहुत सारे सोल्यूशन मिनरल जो होते हैं वो वाटर के द्वारा डिसॉल्व हो जाते हैं। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वेदरिंग प्रोसेस इन द लाइमस्टोन रीजन। अब सोल्यूशन फॉर्मेशन हमारी सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? ये सबसे ज्यादा फॉर्मेशन होती है हमारे उस एरियाज में जहाँ पे लाइमस्टोन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और लाइमस्टोन कहाँ, कौन से रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं? कास्ट रीजन्स में। ये मैंने आपको प्रीवियसली लेक्चर में भी कवर करवाया था। जो कास्ट रीजन है हमारे मोस्टली वो लाइमस्टोन एरिया से रिलेटेड है। अगर आपको एग्जाम में कास्ट कहीं पे भी आए, क्वेश्चन में अगर कास्ट पूछा गया है और ऑप्शन में आपके लाइमस्टोन है तो उसको आंखें बंद करके जो है उस ऑप्शन को मार्क कर देना आप। बट आपने बस ये ध्यान रखना है कि उसमें नॉट ना पूछा गया हो, कि नॉट लिंक्ड ना पूछा गया हो। अगर लिंक्ड पूछा गया है तो कास्ट जहां पे भी होगा तो आपने आंख बंद करके लाइमस्टोन को टिक कर देना है। क्लियर है? इट इज द मोस्ट पोटेंट वेदरिंग प्रोसेस इन द लाइमस्टोन रीजन बिकॉज द रेन वाटर
attacks and dissolve the calcium carbonate of which rocks is chiefly formed. अब आपको पता है कि लाइमस्टोन जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। जब वाटर का उस पर एक्शन होगा तो हमें पता है क्या बनता है, तो हमारा स्लेक्ट लाइम बनता है। स्लेक्ट लाइम बनता है जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। स्लेक्ट लाइम जो होता है हमारे लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसकी वजह से हमारा जो है वो वेदरिंग की प्रोसेस हो जाती है और डिसोल्यूशन हो जाएगा मटेरियल्स का। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीडेशन और डिकम्पोजिशन बाय ऑर्गेनिक एसिड है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिएक्शन विद ऑफ ऑक्सीजन विद द मिनरल्स ऑफ द रॉक इन एयर एंड वाटर। क्लियर है? इसके लिए मैंने आपको प्रीवियसली भी एग्जांपल दिया था, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा डिकम्पोजिशन बाय द ऑर्गेनिक एसिड। इसमें आता है विद इन द सॉइल, ये सॉइल के बीचों बीच होगा। विच कंटेन मोस्ट रॉक्स आर बैक्टीरिया विच थ्राइव ऑन डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर है? ये भी मैं प्रीवियसली कवर कर दिया था, इसमें ज्यादा है नहीं अंडरस्टैंडिंग के लिए। इनके नाम ही जो है वो सेल्फ डिफाइंड है प्रोसेस को दिखाने के लिए। बस आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, इन तीनों के नाम दे दिए गए हैं और आपसे पूछ लिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू केमिकल वेदरिंग। और अगर आपको ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन 1 सॉल्यूशन, सेकंड दे रखा है ऑक्सीडेशन, थर्ड दे रखा है डिकम्पोजिशन बाय ऑर्गेनिक एसिड, और फोर्थ दे रखा है ऑल ऑफ द अबव, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। आपने बस ये याद रखना है कौन कौन से जो है वो केमिकल वेदरिंग के टाइप बनते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट देख लेते हैं ये क्या लिखा गया है। यहाँ पे जो है मैकेनिकल वेदरिंग को कवर किया गया है, तो मैकेनिकल वेदरिंग में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट जो है मैकेनिकल वेदरिंग के यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं। केमिकल वेदरिंग में हमने देख लिया कि केमिकल चेंजेस होते हैं। मैकेनिकल वेदरिंग में केमिकल चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ फिजिकल चेंजेस होंगे, सिर्फ हमारे फिजिकल चेंजेस होंगे। फिजिकल चेंजेस मतलब किसी भी सरफेस के आउटर सरफेस के बाहर जो है वो चेंजेस होंगे, उन्हीं को हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। अब देख लेते हैं इसके फीचर्स क्या दिए गए हैं। तो फर्स्ट लिखा गया है दैट इज फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक, मतलब फिजिकली उस रॉक को डिसइंटीग्रेट करना या खराब करना। इट कैन ऑल्सो एक्ट ऑन द फ्रेश सरफेस, ये किसी फ्रेश सरफेस पे भी एक्ट कर सकता है, या फिर ये ऑलरेडी कोई सरफेस खराब है उसके ऊपर भी एक्ट कर सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इट टेक्स प्लेस इन सेवरल वेज, ये बहुत सारे तरीकों से जो है अक्कर हो सकता है। फर्स्ट जो है दिया गया है रिपीटेड टेम्परेचर चेंज, अगर रिपीटेडली टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसकी वजह से भी मैकेनिकल वेदरिंग हो सकती है। अगर रिपीटेडली वेटिंग और ड्राइंग हो रही है तो उसकी वजह से भी मैकेनिकल वेदरिंग हो सकती है। फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से भी हो सकती है, मतलब बर्फ की एक्शन की वजह से भी जो है वो हमारे मैकेनिकल वेदरिंग हो सकती है। और बायोटिक फैक्टर्स मतलब हमारे भौतिक भौतिक मतलब जो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उनसे रिलेटेड भी जो चीजें हैं वो हमारे मैकेनिकल वेदरिंग में रोल प्ले कर सकती हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो है मैकेनिकल वेदरिंग में एक नोट है वो लिखा गया है, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मैकेनिकल वेदरिंग एक्ट वेल ऑन द सरफेस वेयर केमिकल वेदरिंग हैज ऑलरेडी बीन टेकन प्लेस, मतलब मैकेनिकल वेदरिंग उस सरफेस पे बहुत अच्छे से एक्ट करती है जहां पे केमिकल वेदरिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अब थोड़ा सा मैकेनिकल वेदरिंग को हम एक इमेज के थ्रू समझ लेते हैं कि क्या होता है। कोई भी ऐसे रॉक दी गई है आपको, ये रॉक आपको दी गई है, यहाँ पे फ्रैक्चर्स पड़े हुए हैं इन रॉक्स में, इन रॉक्स के सरफेसेस में यहाँ पे फ्रैक्चर्स पड़े हुए हैं। तो होता क्या है, इन क्रैक्स में वाटर एंटर करेगा, इन क्रैक्स में वाटर एंटर किया तो ये सरफेस ये फ्रैक्चर जो है और इंक्रीज होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो फाइनली होता क्या है कि जब क्रैक्स बढ़ते जाते हैं तो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि ये हमारी रॉक जो होती है वो टूट जाती है, ये रॉक जो होती है हमारी टूट जाती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग। वेदरिंग जो है अलोन उसमें सिर्फ ब्रेकिंग नहीं होती है, मैं आपको रिपीटेडली ये बात बता रही हूँ कि वेदरिंग के केस में सिर्फ ब्रेकिंग नहीं होती है, वहां पे जो हमारे मिनरल्स होते हैं उनके डिसोल्यूशन भी होती है। क्लियर है? अगर आपको सिर्फ ऐसा पूछा जाए एग्जाम में कि वेदरिंग जो है ब्रेकिंग से ही रिलेटेड है या सेकंड ऑप्शन आपको डिसोल्यूशन दिया गया हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वेदरिंग जो होती है वो ब्रेकिंग और डिसोल्यूशन दोनों पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है, पीछे आपको वाटर के केस में बताया था कि वाटर से कैसे वेदरिंग होती है, यहाँ पे आपको विंड के एक्शन से बताया गया है। ये फॉर एग्जाम्पल एक रॉक आपको दी गई है, एक रॉक है, उसके ऊपर का ये जो मटेरियल है थोड़ा सा वीक स्पॉट है। अब विंड यहाँ पे बार बार जो है ब्लो कर रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये मटेरियल जो है ये भी विंड के साथ ब्लो होके चला जाएगा और ये भी वेदर हो गया। तो इसका मतलब विंड और जो वाटर है वो वेदरिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिस्ट्री स्लाइड में आज क्या हम देखने जा रहे हैं मिस्ट्री स्लाइड के बारे में कि कौन सी मिस्ट्री है आज। तो यहाँ पे मास मूवमेंट यहाँ पे लिखा गया है, मास मूवमेंट जो है
क्या ज्योग्राफी में मास मूवमेंट क्या कर रहा है? हिस्ट्री में तो मास मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट तरीके की मास मूवमेंट गांधी जी ने कराई थी, लाला लाजपत राय ने कराई थी, बहुत डिफरेंट तरह की मास मूवमेंट हुई थी। बट मास मूवमेंट का क्या रोल है हमारे ज्योग्राफी में, ये आप मिस्ट्री मेरे को सॉल्व करके बताओगे कि ये मिस्ट्री स्लाइड में मास मूवमेंट के बारे में क्यों बताया गया है और मास मूवमेंट क्या होता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है ज्योग्राफी में। क्लियर है? क्या हम नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, क्या हम हिस्ट्री को कवर करने जा रहे हैं, या फिर ऐसा कोई वर्ड हमारे ज्योग्राफी में भी एग्जिस्ट करता है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट एक और मिस्ट्री स्लाइड है, आज 2 मिस्ट्री स्लाइड हैं आपके लिए। तो वो ये है, मैंने आपको बताया था कि 2 तरह की एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं, वेदरिंग होती है और इरोजन होती है। वेदरिंग के बारे में आज मैंने आपको पढ़ाया और इरोजन के बारे में भी थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है प्रीवियस लेक्चर्स में भी और आज के लेक्चर में भी थोड़ा सा कवर किया है। बट आपने इस मिस्ट्री स्लाइड में मुझे ये बताना है कि वेदरिंग और इरोजन जो है ये सेम प्रोसेसेस हैं, क्या ये सेम प्रोसेसेस हैं या इनमें कोई डिफरेंस है? अगर कोई डिफरेंस है तो ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि वेदरिंग और इरोजन में क्या डिफरेंस है। क्लियर है? हम प्रीवियस ईयर के कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं जो हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज वाटर इन फ्रीजिंग फॉर्म में ब्रेक द रॉक्स इनटू द पीसेस बाय द फोर्स ऑफ। क्लियर? वाटर अगर फ्रीजिंग फॉर्म में है, अपना क्वेश्चन पूछा गया है वाटर अगर अपनी फ्रीजिंग फॉर्म में है तो दैट में ब्रेक द रॉक्स, तो वो रॉक्स को ब्रेक कर सकता है इनटू पीसेस बाय द फोर्स ऑफ। कौन सी फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होगी अगर वाटर जो है फ्रीजिंग फॉर्म में है अपनी किसी भी रॉक में? तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है रिडक्शन, सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया है इवेपोरेशन, थर्ड जो देखा है एक्सपेंशन, डी है कंडेंसेशन। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास रॉक दी गई है और यहाँ पे ये क्रैक डेवलप हो गया है, ये क्रैक डेवलप हो गया है और इस क्रैक में यहाँ पे हमारी आइस प्रेजेंट है, इस क्रैक में यहाँ पे आइस प्रेजेंट है। क्लियर है? अब देख लेते हैं अगर रिडक्शन होगा तो आइस रिड्यूस होगी इस तरह इस फॉर्म में, तो क्या इसकी वजह से रॉक हमारी ब्रेक हो जाएगी? तो नहीं, इसकी वजह से तो हमारी रॉक का सरफेस एक्सपैंड हो रहा है और रॉक तो बन रही है। इवेपोरेशन की वजह से, अगर इवेपोरेशन होती है तो हमारा ये जो आइस का सरफेस है ये हमारा इवेपोरेट हो जाएगा और ये वॉइड सा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, बट उसकी वजह से हमारी रॉक तो नहीं ब्रेक हो रही। नेक्स्ट देख लेते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की वजह से क्या होगा? कंडेंसेशन तो वो प्रोसेस हुई ना कि हमारा लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, उसी को बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म है, तो उसकी वजह से तो ब्रेकिंग नहीं हो सकती है। तो लास्ट बचा हमारे पास एक्सपेंशन। एक्सपेंशन की वजह से क्या होगा कि हमारी जो अंदर स्नो मटेरियल प्रेजेंट है या आइसी मटेरियल प्रेजेंट है वो स्ट्रेस एक्सर्ट करेगी इन सरफेसिस के ऊपर, जो है फोर्स एक्सर्ट करेगी या स्ट्रेस एक्सर्ट करेगी। तो जब एक्सपैंड होगी तो दोनों तरफ को धक्का मारी है, जब वो धक्का मारेगी तो क्या होता है, कोई भी चीज ओपन हो जाती है या फिर ब्रेक हो जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब एक्सपेंशन ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से वाटर इन फ्रीजिंग फॉर्म में ब्रेक द रॉक्स इनटू द पीसेस। वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज अफेक्टेड बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेदरिंग ऑफ रॉक इज अफेक्टेड बाय। फर्स्ट है हमारा ऑप्शन दे रखा है ए रेन, बी है टेम्परेचर, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है इरोजन। तो हमें पता है कि वेदरिंग जो हमारी है रॉक की वो किस किस से अफेक्टेड होती है, दोनों रेन से भी होती है और टेम्परेचर से भी होती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी। अगर किसी को इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है तो आप लेक्चर को रिवाइंड करके सुन लीजिए कि वेदरिंग जो है हमारे रेन वाटर और टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे रेपिटेशन इन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन द रॉक गिव राइज टू। अगर रिपीटेडली हमारी रॉक में एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उसकी वजह से किस चीज का जो है जन्म होता है? तो ऑप्शन दे रखा है ए स्ट्रेस, ऑप्शन बी है हमारे पास हीट, ऑप्शन सी है हमारे पास वॉल्यूम, ऑप्शन डी है फोर्स। क्लियर है? तो अगर रिपीटेडली आपको पता है कोई भी चीज एक्सपैंड कर रही है कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। क्लियर है? आपने ये चीज ध्यान रखनी है जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को उसका आंसर मार्क करने जा रहे हो तो आपने अपना कॉमन सेंस ऑन रखना है हमेशा। आपने अपना जो पढ़ा है उस पर पूरा यकीन रखना है कि मैंने जो पढ़ा है वो बिल्कुल करेक्ट है। आपने एग्जाम में जाके बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंट अपीयरेंस ऑफ ईच लेयर इज ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब डिफरेंट अपीयरेंस जो होती है किसी भी लेयर की, हर लेयर की, वो क्यों होती है, किसकी वजह से होती है? तो फर्स्ट ये ऑप्शन दे रखा है सेडिमेंट्स, बी दे रखा है मिनरल्स, ऑप्शन सी दे रखा है रेन वाटर, ऑप्शन डी दे रखा है वेदरिंग। तो आपको पता है वेदरिंग की वजह से ईच लेयर की अपीयरेंस डिफरेंट हो, ये तो गलत है, ये आप नेगेट कर सकते हो। रेन वाटर भी कोई सिग्निफिकेंस रोल नहीं प्ले करता है लेयर के बीच में। अब दो ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ऑप्शन ए सेडिमेंट्स के बीच में और मिनरल्स के बीच में। तो मिनरल्स की कॉम्पोजिशन, अब आपको पता है कोई भी दो मिनरल्स सेम दिखने वाले हो सकते हैं, कोई भी दो डिफरेंट मिनरल्स सेम दिखने वाले हो सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए।
सेडिमेंट्स जो है उनकी वजह से किसी भी लेयर की जो अपीयरेंस होती है, मतलब वो किस तरह के दिखेंगे, वो डिपेंड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। द टॉप ऑफ द माउंटेन्स एट द नाइट टाइम आर। ये क्वेश्चन जो है मैंने टेस्ट करने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर में से कवर करवाया है, जहां पे मैंने आपको लैंड ब्रीज, माउंटेन ब्रीज के बारे में पढ़ाया था। तो जो टॉप ऑफ द माउंटेन है एट नाइट टाइम, इसका टेम्परेचर क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसका आंसर मैं यहाँ पे कवर नहीं करूंगी और आपने मुझे इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, द टॉप ऑफ द माउंटेन्स एट द नाइट टाइम आर। ऑप्शन ए है हॉट, ऑप्शन बी है कोल्ड, ऑप्शन सी है माइल्ड, ऑप्शन डी है कि टेम्परेट होता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मैं लाइक कर दूंगी जिनका आंसर करेक्ट होगा।